अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अजीम और आप देख रहे हैं कोड विद अजीम। जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू क्वेश्चन के पार्ट 4 में हम आ गए हैं। इससे पहले हम 15 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं इंटरव्यू के लिहाज से और इस हिसाब से भी कि अगर आपको जावास्क्रिप्ट आती है तो आपको वो वाले क्वेश्चंस तो आने ही आने चाहिए। अगर आप ये कहते हैं कि आप जावास्क्रिप्ट के डेवलपर हैं तो आपको वो वाले क्वेश्चन आने ही आने चाहिए। तो अब हम नेक्स्ट जो हमारे 5 क्वेश्चन हैं वो इसमें करते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू के लिहाज से। इंटरव्यू में ये क्वेश्चंस जो है वो बहुत ज़्यादा बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट इज़ नेगेटिव इन्फिनिटी। तो जावास्क्रिप्ट में नेगेटिव इन्फिनिटी क्या होती है? इसका आंसर बहुत सिंपल है। नेगेटिव इन्फिनिटी इज अ नंबर। ये एक नंबर होता है जावास्क्रिप्ट में विच कैन बी डिराइव्ड बाय डिवाइडिंग नेगेटिव नंबर बाय ज़ीरो। आपके पास कोई भी नेगेटिव नंबर है, आप उसे ज़ीरो से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो नेगेटिव इन्फिनिटी होगी। एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास -20 डिवाइड बाई ज़ीरो जब आपने किया तो आपके पास आंसर क्या आ गया? नेगेटिव इन्फिनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है, जो बहुत सिंपल है, कि जावास्क्रिप्ट जो है वो किस कंपनी ने डेवलप की थी। तो इसका आंसर भी बहुत सिंपल है। नेटस्केप कंपनी थी जिसने जावास्क्रिप्ट को डेवलप किया था। क्वेश्चन नंबर 18 है, अनडिक्लेयर्ड और अनडिफाइंड में क्या डिफरेंस होता है। ये दो वेरिएबल डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। तो कोड में चलते हैं और इसको देखते हैं फिर इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। देखें, आपके पास जो अनडिक्लेयर होता है इसमें और अनडिफाइंड में क्या डिफरेंस होता है, इसको समझने के लिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ वॉर ए इज इक्वल टू 10। अब ये आपके पास एक वेरिएबल है, ए एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 10 है, जो डिक्लेयर्ड है। हमने मीन्स इसको डिक्लेयर कर दिया, साथ में इसको असाइन भी कर दिया है। अगर मैं इसको कुछ भी नहीं करता तो इसकी वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट क्या होती है? अनडिफाइंड। चेक कर लेते हैं क्या वाकई में इसकी वैल्यू अनडिफाइंड है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको वैल्यू क्या आ रही है? अनडिफाइंड। मीन आपका जो जावास्क्रिप्ट का इंटरप्रेटर है, जब आप कोई भी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन नहीं करते हैं तो वो उसको अनडिफाइंड असाइन कर देता है। दूसरा अनडिफाइंड का वे ये होता है, आप खुद से अनडिफाइंड लिख दें तब भी वैल्यू क्या हो जाएगी? अनडिफाइन हो जाएगी। ये होगा अनडिफाइन। अब बात कर लेते हैं अनडिक्लेयर क्या होता है। आपने वॉर लिखा और ए लिख दिया तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? डिक्लेयर हो जाएगा। लेकिन अगर आपने लाइन लिखी ही नहीं है तो ये क्या होगा? अनडिक्लेयर होगा, मीन डिक्लेयर्ड नहीं है। अब अगर हम कंसोल लॉग ए करवाते हैं तो आपके पास जो ए है वो डिफाइन नहीं है और ए जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 19। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट इज एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग क्या होती है और ये जावास्क्रिप्ट में क्यों इंपॉर्टेंट है? एसिंक्रोनस का मतलब पहले समझते हैं। एसिंक्रोनस का मतलब क्या होता है? एसिंक्रोनस का मतलब ये होता है आपके पास एक टास्क के बाद दूसरा टास्क आए, पहले वाला टास्क पहले कंप्लीट हो, फिर दूसरा टास्क कंप्लीट हो, फिर तीसरे वाला टास्क आए। इसी तरीके से आपके पास जो प्रोग्रामिंग होती है उसको हम क्या कहते हैं? एसिंक्रोनस। तो भी इसको समझ लेते हैं। जो आपके पास सिंक्रोनियस प्रोग्रामिंग जो होती है, यहाँ पर ए आना है। तो ये आपके पास जो एसिंक्रोनियस प्रोग्रामिंग है मींस दैट आपके पास जो कंडीशंस हैं या फंक्शंस हैं, कॉल कोड इज एग्जीक्यूटेड सीक्वेंशियली फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ये गलती से यहाँ पर सिंक्रोनियस लिखा गया है, तो ये जो आपके पास बस कंडीशंस होती हैं, फंक्शन होते हैं, तो ये आपके पास क्या होते हैं? टॉप टू बॉटम जो है वो एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं। तो ये आपके प्रोग्रामिंग जो होती है वो क्योंकि टॉप टू बॉटम एग्जीक्यूट हो रही होती है, तो इसलिए जो एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरे नंबर पर हम देखते हैं, जो एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग मीन आपका जो इंजन होता है वो रन करता है इवेंट लूप में। अब इवेंट लूप का कॉन्सेप्ट हम किसी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, लेकिन इवेंट लूप में ये हो रहा होता है कि आपके पास एक इवेंट जो है वो दूसरा इवेंट, इसी तरीके से तीसरा इवेंट मींस कॉल स्टैक बन रहा होता है। जैसे आपके पास फैक्टोरियल है, जब तक आपके पास एक नंबर का फैक्टोरियल नहीं आएगा वो आपके पास दूसरी वैल्यू पे डिपेंड कर रहा होगा, फिर इसी तरीके से दूसरी वैल्यू तीसरी वैल्यू पे डिपेंड कर रही होगी, और इस तरह से हमारे पास जो है वो ये एसिंक्रोनियस प्रोग्रामिंग बनती है। तो आपके पास जो इवेंट लूप है और कॉल स्टैक है इसको हम किसी और वीडियो में कंप्लीट करेंगे। उसके बाद यूज़र इंटरफेस जो होता है आपका, यूज़र इंटरफेस में जितने भी आपके कंपोनेंट होते हैं, लाइक आपका बटन है, आपकी हेडिंग है, कुछ भी है, वो सब के सब भी क्या होते हैं? एसिंक्रोनियस होते हैं बाय नेचर।
और इसके बाद जो अगला पॉइंट वो ये है, नोड जो है वो भी क्या है, एसिंक्रोनस होता है। तो इस लिहाज से हमारे पास जो है वो हमें बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। तो इसलिए हम जावास्क्रिप्ट में एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग यूज़ करते हैं। सिंक्रोनियस का मीन ये है कि फॉर एग्जांपल आप व्हाट्सअप यूज़ करते हैं और आपने जो है वो ये किया हुआ है कि आपने जितनी भी आपकी वीडियोस हैं वो जैसे ही आप इंटरनेट ऑन करें तो डाउनलोड होना शुरू हो जाएं, ये आपने सेटिंग करके रखी हुई है। तो क्या होगा, जितनी भी वीडियो होंगी वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएंगी। अगर कोई वीडियो 1 GB की है और कोई वीडियो 1 MB की है, वो सब की सब बराबर स्पीड के साथ डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाती हैं, क्योंकि वो आपके पास क्या होता है, सिंक्रोनियस वे होता है। लेकिन सिंक्रोनियस वे जो है वो प्रोग्रामिंग के लिए इतना अच्छा नहीं है, बल्कि प्रोग्रामिंग में आपके पास क्या है, जो अगर हम एसिंक्रोनियस तरीके से अगर इसको रिजॉल्व करें प्रोग्रामिंग को, तो ये बड़े अच्छे तरीके से रिजॉल्व हो रही होती है। क्योंकि उसकी एक रीज़न ये भी है कि आपका जो इंटरप्रेटर है वो टॉप टू बॉटम क्या कर रहा होता है, इसको एग्जीक्यूट कर रहा होता है। मीन्स दैट एक के बाद एक स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट हो रही होती है, तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो इस लिहाज से हमारे पास एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जावास्क्रिप्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो हमारे पास है, हमने स्कोप को एक्सप्लेन करना है। तो स्कोप जो होता है वो आपके पास यहाँ पे नज़र आ रहा है, ग्लोबल स्कोप होता है, और दूसरे नंबर पे आपके पास लोकल स्कोप होता है, और एक आपके पास ब्लॉक स्कोप है। अब जो लोकल या फंक्शनल स्कोप दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है, ये जावास्क्रिप्ट में ही है। अगर आपका बैकग्राउंड सी प्लस प्लस या जावा से है, तो वहाँ पे मेन फंक्शन होता है, और मेन फंक्शन में आप कोई भी वेरिएबल लेंगे तो वो लोकल वेरिएबल कहलाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, जावास्क्रिप्ट में चूंकि मेन फंक्शन नहीं होता, तो जो भी फंक्शन होगा और उसमें कोई भी अगर वेरिएबल होगा तो उसको हम क्या कहते हैं, फंक्शन स्कोप या लोकल स्कोप। इसको हम एडिटर पर जाकर समझते हैं ये अब क्या कहना चाह रहा है। देखिए आपने यहाँ पर लिखा ए, लेट ए इज इक्वल टू 10। अब ये वाला जो वेरिएबल है ये क्या है, ग्लोबल है। मीन्स दैट ये किसी भी फंक्शन में नहीं है। अब आप क्या करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं जिसका नेम ही नेम है, और इस फंक्शन में आप क्या कर लेते हैं, आप कह देते हैं कि लेट ए इज इक्वल टू 10। तो अब ये वाला जो ए है ये क्या है, ये फंक्शन या लोकल स्कोप रखता है। एक और इसमें कंसेप्ट आता है ब्लॉक का, कि ब्लॉक का कंसेप्ट क्या होता है। तो ब्लॉक का कंसेप्ट जो है वो लेट या कॉन्स्ट में होता है। ये दोनों ब्लॉक स्कोप को क्या करते हैं, ओके करते हैं, लेकिन आपके पास जो वॉर है वो ओके नहीं करता। उसके लिए हम इस तरह समझते हैं, हमारे पास हम इस फंक्शन में हमने a की वैल्यू 10 ली हुई है। अभी इसको हम जो है वो एक दफ़ा रिमूव करते हैं, और इस a को हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, कंसोल लॉग करते हैं a को, और इस फंक्शन को मैं यहाँ पर कॉल कर लेता हूँ नेम। और तो अब आपके पास 10 जो है वो आंसर आ गया, जो कि आना ही चाहिए था। मींस दैट a की वैल्यू 10 है, और यहाँ पे मैं इसे कंसोल लॉग कर रहा हूँ। अब मैं ये करता हूँ कि a की वैल्यू जो है उसे मैं क्या कर देता हूँ, कॉल करने से पहले मैं कहता हूँ a इज इक्वल टू 20, और यहाँ पर मैं इसे कर देता हूँ वॉर। तो अभी भी वैल्यू क्या है, वैल्यू आपके पास 10 ही है। क्यों, उसकी रीज़न ये है कि जो a है, अब हम क्या करते हैं, हमने इसको वॉर कर दिया है, और वॉर करने के बाद हम इसे चेक करते हैं। अभी हम इसे कॉल ही कर रहे हैं a को, तो ये आपके पास a की वैल्यू 10 आ रही है। लेकिन अब ये इसे हम जो फंक्शन में हमें यूज़ कर रहे हैं, तो वॉर जो है वो फंक्शन स्कोप रखता है। ठीक है, हम क्या करते हैं, एक ब्लॉक ले लेते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक में वॉर यूज़ हम कर रहे हैं। क्या हम इस ब्लॉक से बाहर वॉर को यूज़ कर सकते हैं? लेट्स सी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मीन्स दैट ये अगर मैं एक ब्लॉक लेता हूँ उसमें मैंने वॉर इज इक्वल टू 10 लिखा है, तो क्या इसका स्कोप बाहर होता है यूज़ या नहीं होगा, इसका आंसर क्या आएगा? सोचें और ज़रा बताएं, और कमेंट सेक्शन में बताएं क्या आपको इसका आंसर आया है। तो इसका आंसर जो है वो बेसिकली आएगा 10 ही। ठीक है, क्यों, उसकी रीज़न ये है कि आपके पास जो वॉर है वो ब्लॉक स्कोप को वेरीफाई नहीं करता, ओके नहीं करता। अब हम अगर इसको लेट ले लेते हैं, लेट, अब मैंने इसको लेट या कॉन्स्ट ले लूँगा, तो क्या होगा, तो इसका स्कोप सिर्फ और सिर्फ इस ब्लॉक के अंदर होगा, बाहर हम इसको एक्सेस नहीं कर सकेंगे। अब हमारे पास एरर आ जाएगा। ठीक है, रेफरेंस का एरर आ गया, ए हमें कहीं पे भी नहीं मिल रहा।
तो ये हमारे पास अगर हम इसे कॉन्स्ट कर देते हैं, लेट्स सी कॉन्स्ट दोनों में हमारे पास जो है वो ब्लॉक स्कोप होता है, तो इस लिहाज से आपको ये ब्लॉक स्कोप, ये वाला आपका वेरिएबल जो है वो ग्लोबल स्कोप पर है, और जो फंक्शन स्कोप होता है वो भी हमारा हो गया। तो हमारे पास ये स्कोप जो है वो इस तरह से होते हैं। आपके पास ये ग्लोबल स्कोप है, हमने फंक्शन में लिखा था तो वो फंक्शन स्कोप था, और फंक्शन में आपके पास आप कोई भी वेरिएबल ले लेंगे तो वो फंक्शन की अंदर उसका ही स्कोप रहेगा, बाहर नहीं जा सकता। लेकिन अगर आप एक ब्लॉक लेते हैं और उस ब्लॉक में आप वॉर के साथ वेरिएबल बनाते हैं, और उसकी वैल्यू जो है वो आपके पास क्या हो जाएगी, बाहर भी हम एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कॉन्स्ट या लेट यूज़ करते हैं तो दोनों के दोनों, इनका जो स्कोप है वो क्या, इन दोनों का जो स्कोप है वो क्या है, ब्लॉक स्कोप है, तो ब्लॉक के बाहर हम इन्हें यूज़ नहीं कर सकते। तो आज का हमारा यही टॉपिक था। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हमें बता सकते हैं। ओके जी, थैंक यू।